सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार के समस्त विद्वज्जनों का एवं विश्वविद्यालय के फेसबुक पटल से जुड़े समस्त सुधीजनों का, श्रोताजनों का वेद विज्ञान व्याख्यान माला की इस 25वीं श्रृंखला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं एक मीटिंग में हूं। मित्रों, आज हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी पादप प्रजनन विभाग के कृषि विज्ञान संस्थान के पूर्वाचार्य एवं विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जेपी लाल जी उपस्थित हैं। कृषि विज्ञान की विविध शाखाओं का विशिष्ट अध्ययन, अध्यापन एवं शोध निर्देशन करने के साथ साथ वैदिक कृषि पर आपका विशेष अध्ययन है। विश्वविद्यालय के द्वारा वेद विज्ञान व्याख्यान माला के अंतर्गत इस ज्ञान प्रवाह में अंतर विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे विश्वविद्यालय फेसबुक पृष्ठ से जुड़े लगभग 5000 से अधिक श्रोतागण एवं शोधार्थी, स्नातकोत्तर, स्नातक छात्र एवं सामान्य पटल से जुड़े सभी शोधार्थी आपके अंतर विषयक व्याख्यान को सुनने के लिए उद्यत हैं। विश्वविद्यालय परिवार की इस अविरल वेद विज्ञान व्याख्यान माला की श्रृंखला को एक नूतन ऊंचाई देने के लिए एक अभिनव विषय को लेकर के आचार्य श्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम पुनः एक बार आपका हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करते हुए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय जेपी लाल जी को, जयप्रकाश लाल जी को सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने विशिष्ट उद्बोधन से विश्वविद्यालय परिवार को एवं इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला को उपकृत करें। आदरणीय लाल जी। ओम नमो नमः। परम आदरणीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अन्य सुधी जन बंधुओं जो भी इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, हम सबको इस सायं की वेला में नमस्कार कर रहे हैं। बंधुओं, आज का जैसा विषय है, कृषि हम आधुनिक युग में कर रहे हैं, लेकिन वैदिक काल में किस तरह से कृषि की जाती थी, हमारे पूर्वजों ने कृषि का कैसा विधान रखा था, और ये आपको बताते हमें अपार हर्ष का भी अनुभव हो रहा है कि हमारे पूर्वज, जिनको हम कभी कभी ऋषिगण के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने किस तरह से खोज की और कैसे जो है कृषि की व्यापक व्यवस्था दी, वह थोड़े समय में मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बंधुओं, मैं अपनी बात को जब तक किसी विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख नहीं करूं, तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के में आप जैसे ही इंटर करेंगे, जैसे ही वहां पर जाएंगे, उस विश्वविद्यालय में एक शब्द लिखा है जो बहुत स्पष्ट रूप से सभ्यता और उसके पहले, जैसे हम कह सकते हैं, जंगलीपन का एक विभाजित रेखा के रूप में बता रहा है। लिखा क्या है, आप सबके स्क्रीन पर भी होगा कि हल्की नोक से खींची रेखा मानव इतिहास में जंगलीपन और सभ्यता के बीच की विभाजक रेखा है। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। तात्पर्य सीधे सीधे है कि मानव का विकास जब हुआ, यूं कह ले, पाषाण युग से जब हम धातु युग में प्रवेश कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि धातु युग में जब हम खेती की तरफ बढ़ रहे थे, खाने के सामान मनुष्य खोजने लगा, सभ्यता का विकास था। पहले पाषाण युग में, हम इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन यह बताना चाहता है कि पाषाण युग में लोग पशु पक्षियों का संहार करके उनका वो अपने भोजन को करते थे। लेकिन उसके बाद देखें, जब धातु युग में प्रवेश करते हैं तो मनुष्य जो है धीमे धीमे कुछ प्रगति करता है, जो आज का आधुनिक विज्ञान कहता है, आधुनिक इतिहास भी कहता है।
तो वो वहीं से सभ्यता का हल्का विकास होता है, और वह विकास सीधे सीधे खेती के, जिसे हम कह सकते हैं कि जो लिखा है कि हल्की नोक से, मतलब हल्का जो प्रादुर्भाव होता है, और उसमें जो सीता जिसको हम फल कहते हैं, वो उससे जो एक लकीर खींची गई, पहली बार यदि भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जो जुताई का कार्य शुरू हुआ है, वहीं से सभ्यता और जंगलीपन, पहले हम जो मनुष्य जो है उस अवस्था में था, और उस अवस्था से धीरे धीरे कैसे सभ्यता की तरफ बढ़ा है, एक सभ्य मानव की तरफ कैसे बढ़ा है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य जो है हमारे इस वाक्य के कृषि विश्वविद्यालय में लिखे हुए इस वाक्य से हमें मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कह सकता हूं कि एक बात फिर आती है, हम सब लोग जानते हैं अमरकोशकार जो थे, अमरकोश का जो ग्रंथ था, उसके जो रचयिता थे, उन्होंने एक बात लिखी, और आप देखिए उस बात को उन्होंने जो संस्कृत के इस श्लोक में लिखा है, शस्योत्पादनार्थ भूमि कर्षण रूपे वैश्य वृत्ति भेदे। बड़ा सीधे सीधे इसका अर्थ हमने लिखा है, अर्थात शस्य उत्पादन के लिए भूमि कर्षण, भूमि की जो है सीधे सीधे आप लिखते हैं, भूमि कर्षण रूपा वैश्य वृत्ति कृषि कहलाती है। कृषि शब्द हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप तो पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन हम जैसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत महान एक तरह से सोचने की बात है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कृषि के बारे में, कैसे धीमे धीमे कृषि की खोज की और कैसे लाया, और कृषि शब्द को कैसे लाया, यह सीधे दिखता है कृष्ण विलेखे धातु से निकली हुई एक शब्द है, जिसे हम सब के बीच में बहुत ही प्रचलित है, और उसी भूमि कर्षण का जो अर्थ है वो खेती से है। नेक्स्ट में हम बताते हैं, जो अपने पूरे व्याख्यान को हमने रखा है, कृषि का उद्भव कैसे हुआ। देखिए दो तरह की, एक आधुनिक परंपरा कृषि को जो कहती है, वो तो मात्र अभी 8 से 10,000 वर्ष पुरानी है। हम जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कृषि का जो उद्भव काल है, ये धीमे धीमे बताते हैं, उसका एक बहुत ही कोशिकाओं से लेकर के कैसे प्लांट का जन्म हुआ, कैसे कैसे आगे है, ये पूरा बायोलॉजी की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज का, उस पर हम आज नहीं आते, क्योंकि हमारा विशेष आग्रह यही है कि हम कृषि के बारे में बोलें, तो वेदों में क्या ज्ञान है और वेद की कृषि के कितना महत्व है, उसकी भी कल्पना करेंगे, और आधुनिक कृषि को भी कल्पना करेंगे। तो आप ये देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक मैंने चूज किया है, मैंने इसका चयन किया है, कह सकते हैं कि ऋग्वेद का बहुत ही अच्छा कथन है कि देवास आयन परसूर विभ्रम वना दृश्यंतो अभि विद्ववीरान नी शुद्ध दधो दक्षिणासु यत्रा कपीट मनु तद दहंती। ऋग्वेद में सीधे सीधे बताता है कि सर्वप्रथम कौन आया, कैसे कृषि का शुरुआत होता। कहते हैं कि सर्वप्रथम देवगढ़ आए, देवगढ़ का तात्पर्य था पुरुषार्थी जो विद्वान गण थे वो लोग आए, और उनके साथ कुछ प्रजाजन भी थे जो इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने, जैसा हमने कहा कि उन्होंने खेती के बारे में सर्वप्रथम किया, क्या कौन सा कार्य शुरू किया, उस कार्य के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन इस श्लोक के माध्यम से कहा कि उन्होंने सबसे पहले, जंगल था, कोई खेती नहीं होती तो कुछ नहीं था, जंगल था, इसलिए उन्होंने जंगलों की कटाई की, और जंगल की कटाई से वृक्षों की कटाई की, और वृक्षों की कटाई करने के बाद जो कुछ भी लकड़ी मिली उनको उन्होंने नदी के किनारे किया, उसका सदुपयोग किया, और उसको सदुपयोग करके इकट्ठा करके, और जो भी उस पर जो घास फूस जो इत्यादि बचा था उसको उन्होंने जला करके भूमि को समतल किया, और तब जाकर के उन्होंने कृषि कार्य को प्रारंभ किया। और इसके बाद आगे बढ़े, उसी में से जिनका नाम आता है कि कृषि के आविष्कारक रहे, भारतीय कृषि के, वैदिक कृषि के आविष्कारक जो थे, हम सब जानते हैं राजा पृथ्वी थे। राजा पृथ्वी, जिनको पृथ्वी के रूप में हम लोग जानते थे, कहते हैं कि ये आता है कि राजा पृथ्वी कौन थे। हम सबको पता था, आप लोग तो विद्वान आदमी हैं, लेकिन राजा पृथ्वी स्वयं मनु के वंशज थे। मनु के वंशज के रूप में उनके पिता बेन थे, और बेन के पुत्र होने के नाते उनको नाम वैनस भी कहते हैं। तो जो उनका नाम है, राजा बेन का पुत्र पृथ्वी जो है कहलाए, और पृथ्वी जो कहलाए, वही जो है कृषि विद्या का प्रथम आविष्कारक माना जाता है। ये वेद में लिखा स्पष्ट इसका उदाहरण है। आप देखें ऋग्वेद के इस 8, 9, 10 जो हमने रेफरेंस दिया है कि पृथ्वी यद वा वैन्य, तो वैन्य जो था, वेन के जो पुत्र होने के नाते इनको पृथ्वी को वैन्य शब्द से संबोधित भी किया गया है।
और इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख देखिए अथर्ववेद के इस श्लोक में था। चूंकि अथर्ववेद में बहुत व्यापक कृषि के बारे में लिखा है, आप सब इसके ज्ञाता भी हैं, और वही सब देखें, कहते हैं शस्या मनुर्वस्वतो वत्स आसीत पृथ्वी पात्रम ताम पृथ्वी वैन्यो अधो ताम कृषि शस्यम चाहो। तात्पर्य है, सीधी बात कहते हैं कि इसी से देखिए मनु के जो वंशज थे वो पृथ्वी थे। अब पृथ्वी जो है, और उन्होंने ही सारे आविष्कार के, कृषि का आविष्कार किया, और उन्होंने कृषि को आगे बढ़ाया, और कृषि को ही नहीं आविष्कार, जमीन को भी उन्होंने कृषि कार्य लायक बनाया, और विभिन्न प्रकार के अन्नों का उन्होंने उत्पादन किया। यह रहस्य का उद्घाटन जो है हमारे राजा पृथ्वी करे, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपके सामने रखते हैं। अब मैं बात आपके आगे कहना चाहूंगा कि ये तो हो गया कि किसने आविष्कार किया, कैसे कृषि का आगे बढ़ा। और मैं आता हूं कृषि का महत्व हमारे वेदों में कैसे कहा है। अब आप सब लोग जानते हैं, फिर भी कृषि का महत्व कहते हैं, कृषि और अन्न पर सभी मनुष्यों का जीवन निर्भर है। इसीलिए एक वाक्य के रूप में बोलते हैं, हमारे अथर्ववेद में दिया गया है, तेम कृषि च सस्यम च मनुष्या उपजीवंती। और इसी से मिलता जुलता भी कहते हैं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी कृषि का गौरवपूर्ण उल्लेख मिलता है। कहते हैं अक्षरमा दिव्य कृषि मित्र कृषत्स्व वित्तेश रमस्व बहु मन्यमान। ये ऋग्वेद का श्लोक है, सीधे बताता है क्या कहते हैं और क्या संदेश देता है ये श्लोक। कहते हैं अर्थात जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ। देखिए ये महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो भी कुछ खोजा वो समान जन को दिया और कहा, उपदेश दिया। और इसके साथ ही साथ दूसरा श्लोक भी कृषि प्रासर से हमने लिया है, और कृषि प्रासर के श्लोक 8 में क्या कहते हैं, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि। यह कृषि प्रासर से लिया, जिसका अर्थात कृषि संपत्ति है और मेधा प्रदान करती है, और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। इसीलिए मैं आपको यहाँ छोटा सा बताता हूं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश रहा है। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा इसको आपको और आगे थोड़ा बोल लेते हैं तो फिर बताते हैं कि कृषि कार्य गौरव का कार्य माना जाता था उन दिनों और आज भी, लेकिन आज नहीं उतना सम्मान मिलता है हमारे किसान भाइयों को जितना पहले सम्मान था। क्यों? इसमें सीधे सीधे लिखा है कि कृषि कार्य गौरव का कार्य माना जाता था, इसलिए इंद्र उषा आज सभी देवताओं को इस कार्य में लगाया गया। इसके लिए श्लोक अर्थवेद में देते हैं, इंद्रम सीताम निह गृहणातु। और आगे इसका और भी स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि विराट ब्रह्म जब मनुष्यों के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे इरावती अन्न समृद्धि कहा कि तुम इसकी खेती करो, और इस खेती कृषि को उन्होंने कहा कि इससे तुमको अन्न की समृद्धि होगी। और ये कह करके कहा इस खेती से ही तुमको सारे के सारे रहस्य मिलेंगे और सारे के सारे अन्न मिलेंगे, और कृषि और अन्न से ही मनुष्यों का जीवन चलता है। और कृषि में केवल ही अन्न उत्पादन नहीं है, और बहुत से सारे जितनी भी विधाएं थे हमारे राजा पृथु ने उसका आविष्कार करके हमारे समाज को दिया था। बंधुओं, मैं आपको फिर आगे बताता हूं कि कृषि विद्या केवल उसमें निकृष्ट नहीं समझी जाती थी, केवल जीविका का आधार ही नहीं था। जो कृषि विद्या में निपुण होते थे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कृषि विद्या में निपुण होते थे उन्हें कृषराज और उपजीविका सफल आजीविका वाले ऐसे उपजीवी, ऐसे कृषराज और उपजीवी शब्दों से संबोधित किया गया। और इसके लिए अपने अथर्ववेद में श्लोक है, देखें, कृष्णराज रूप जीवनियो भवति। यह शब्द उनको लिए कहा गया, ऐसे विद्वान लोगों के लिए, ऐसे महान व्यक्तियों के लिए। वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे। और आगे भी कहते हैं, कृषि विशेषज्ञों को अन्नविद नाम दिया गया, जिन्होंने कृषि के योम के लिए नियम कानून बनाते थे। जिस ऐसे कृषि विशेषज्ञों को या कृषि वैज्ञानिकों को आज के भाषा में कहें तो अन्नविद नाम से उनको कहा गया। यद यामम चक्रुः, इनको अन्नविद कहा गया। ये अथर्ववेद का एक श्लोक है। और आगे भी कहते हैं, एक संदेश भी देते हैं, राजा का कहिए तो प्रजा के लिए है, विद्वान के लिए। उन्होंने कहा ये कौन है, और सारे चीजों को बोलने के बाद फिर राजा को उन्होंने निर्देशित किया। क्या कहते हैं, यह यजुर्वेद का एक श्लोक है जिसके द्वारा कहते हैं,
कृष्यै त्वां क्षेमाय त्वां रयई त्वा पोषाय त्वा। अर्थात यदुवंश में राजा का प्रमुख कार्य कृषि की उन्नत करना, जन कल्याण करना तथा धन धान्य की वृद्धि करना था। ये राजा का भी कर्तव्य है, केवल मात्र जो है प्रजा का या कृषि के विद्वानों का या कृषि कार्य के में रहने वालों का नहीं था। इसलिए जरा हम यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आधुनिक समय में भी और आज के समय में थोड़ा उसका विश्लेषण करने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आज देखें, कभी एक देश कृषि प्रधान देश था। मैं एक छोटा सा आपको किताब लिखी हुई थी और आप देखें वो बहुत दिनों से वैदिक काल से चलता हुआ कृषि, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश था और यहाँ पर जो खेती होती थी और इस खेती के साथ साथ गो आधारित खेती थी और इसी से मिला हुआ वाणिज्य भी था और पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमारा एक आधिपत्य था। एक छोटा सा मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको साहित्य में भी मिल जाएगा कि मुगलों के काल में भी खेती को नष्ट नहीं किया गया, लगातार वो चलता रहा। वैदिक काल से भी चला, मौर्य काल में भी चला, यूं कह लीजिए बौद्ध काल में चला, मौर्य काल में चला। यहाँ आप देखें चाणक्य नीति में भी ये सब का, जो कि हम आगे वर्णन भी करेंगे, सब जगह खेती की बहुत व्यापक दृष्टि आपको मिलेगी। चाणक्य ने तो अर्थनीति में ही सारा कृषि की बात कही है, जो आगे हम भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे यदि समय रहा तो बोलने का। लेकिन आप देखिए ये चलता रहा है। मुगलों के बाद में भी, मध्यकालीन युग में भी खेती में कोई बहुत गिरावट नहीं आई, बहुत सम्मान पूर्वक था। ऐसे तो घा कभी कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, ये कहा गया था। हम अपने बचपन में इस किताब को पढ़े थे और पढ़ते थे, बहुत इज्जत थी। जो जिनके घर पर जितने जोड़ी बैल बनते थे वो समृद्ध माने जाते थे। आज यह है क्या? नहीं है, क्योंकि हम आज वर्तमान युग में हम जो है किसानों को किसी भी प्रकार से उनकी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारी खेती वह जो रूप था वो आज नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख आता है हमारे देश में 1750 ईस्वी में एक किताब लिखी गई थी एक विदेशी वैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम जो है सैमुअल हंटिंगटन था, जिसने 1750 में लिखा था एक किताब जिसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें उसने स्पष्ट रूप से व्याख्या दिया है कि हमारा कृषि और गोवंश आधारित जो व्यापार थे, पूरे विश्व के व्यापार का 1/4 था। 24.5% व्यापार पूरे विश्व का केवल भारत का था। ये 1750 का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, इस स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन चूंकि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते मैं बोल रहा हूं। ये 24.5% अकेले भारत का व्यापार, विश्व के व्यापार में अंश था। जबकि आप देखें समूचे यूरोप का, पूरा यूरोप महाद्वीप जो था, समूचे यूरोप महाद्वीप का केवल 18.2% व्यापार में हिस्सा था। और समूचे सोवियत संघ, आज का टूटा हुआ सोवियत संघ नहीं, समूचे सोवियत संघ का जो व्यापार में हिस्सा था वो 4.5 था। दोनों को मिला दे तो भी भारत का ज्यादा था। तो ये समृद्धि की दशा, हमारी कृषि की जो दशा थी, ये बताता है कि हमारे जो वैदिक कृषि की परंपरा जो चलती आई थी, जिसको हम आज के तारीख में कह सकते थे कि वो हमारी खेती कौन सी खेती थी? प्राकृतिक खेती थी। वह प्राकृतिक खेती जिसके बारे में जिस समय मिला तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। वह प्राकृतिक खेती धीमे धीमे करके अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश शासनकाल में समाप्त करने की कोशिश की गई और उसका परिणाम आप देख सकते हैं क्या हुआ आपके समक्ष है। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर समय मिलेगा बीच बीच में कुछ और आधुनिक खेती को भी जोड़ता रहूंगा। सतपथ ब्राह्मण में पूरे कृषि कार्य को 4 शब्दों में ये विभाजित किया गया है। आप सभी जानते भी हैं। कर्षण, जैसा कि शुरू में ही वाक्य आया था, जब खेत की जुताई की क्रिया को वेदों में कहा गया कर्षण, और बीज की बुआई को उन्होंने बपन कहा था, और लवन कहते थे जब फसल पक के तैयार हो जाती उसके कटाई को लवन कहते थे, और मर्दन कहते थे जब हम लोग जैसा मड़ाई उड़ाई करते हैं, मड़ाई करके स्वच्छ अन्न को प्राप्त करना, ये मर्दन कहा जाता था। और उसके लिए एक सतपथ ब्राह्मण में जो हमने कहा, ये श्लोक लिखते हैं, कृषंतः वपंतः लूनंतः मृणंतः। तो ये शब्द था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कृषि के लिए आवश्यक पदार्थ, मतलब क्या क्या चीज चाहिए जिससे एक उत्तम खेती की जा सकती है, जिसकी बात हमारे
वैदिक साहित्य में कहा गया है, और उस वैदिक साहित्य में कैसे कैसे एक एक शब्दों का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। हम आते हैं, सबसे पहला तो भूमि है, सर्वोत्तम उर्वरा भूमि। जैसा कहा कि पृथु ने जंगलों को काट करके जमीन को समतल किया, और जब जंगल जहां होते हैं वहां की भूमि तो अपने आप उर्वरा होती है, लेकिन धीमे धीमे खेती करते करते धीमे धीमे उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त भी होती है। लेकिन उर्वरा भूमि ही सबसे उत्तम खेती के लिए मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं एक एक पॉइंट्स को पूरा का पूरा व्याख्या करूंगा। हमारे जो ऋषियों ने जो कहा है, उनकी क्या क्या सोच थी, कैसी भूमि होनी चाहिए, फिर कैसा बीज होना चाहिए, उत्तम बीज होना चाहिए, फिर धूप वायु का क्या महत्व है, ये आप सब जानते हैं। फिर जल और वर्षा, इस पर कैसे सिंचाई था, कैसे जल का संचयन करते थे, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिया, क्या क्या विधि दी, पूरा तो नहीं बल्कि सारांश में बताने की कोशिश करें। फिर खाद को, उर्वरक, मैं बता रहा हूं उर्वरक के रूप में उन्होंने गोबर की खाद किया, और कैसे उन्होंने गोबर के खाद के साथ घी के साथ शहद के साथ कैसे मिश्रण किया, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन उस समय देखिए हमारे पूर्वजों ने उस समय भी फसल सुरक्षा हेतु कृमिनाशक का यूज किया, लेकिन आज के तरह से रासायनिक कीटनाशक नहीं यूज किया था। वो रासायनिक कीटनाशक नहीं होता था, स्वयं बना करके जो गो आधारित कृषि कीटनाशक थे, कृमिनाशक थे, उनका उन्होंने उपयोग किया, और कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये बहुत रोचक वर्णन जो है आपको आज के समय में हमारे सभी वैज्ञानिकों के और आज के युवा पीढ़ी को जानने और समझने की आवश्यकता है। इसीलिए यदि हम इसको समझेंगे तो आज भी हम पारंपरिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के भी बढ़ावा दे सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों से ये बात को सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सर्वोत्तम एवं उर्वरा भूमि की व्याख्या हमारे यजुर्वेद में क्या की गई है। किम बापवनम महत, एक क्वेश्चन किया गया था यजुर्वेद में, एक प्रश्न किया गया था कि बीज के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या है, तो उत्तर मिला भूमि ही सर्वोत्तम स्थान है। क्योंकि बिना भूमि के, आप सब जहां तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, भूमि भी एक ऐसी है जहां सब कुछ आपको स्थिर रहती है, सबका संचय हो सकता है, और बीज के बढ़ने का और पकने तक का जो उसको वातावरण मिलता है वो केवल भूमि दे सकता है। अभी आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल सभी कंडीशंस, ग्रीन हाउसेस हो गए हैं, सब तरह के आर्टिफिशियल कंडीशन की जाती है, लेकिन वह कंडीशन तब भी पूरा नेचुरल जो प्राकृतिक कंडीशन है वो नहीं फुलफिल कर पाती। हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कहीं भी कोई भी किसी तरह से कंपीट नहीं कर सकता। तो इसके लिए श्लोक जैसा हमने कहा आपको दिया गया है, ये यजुर्वेद का श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। किम वावपनम महत भूमि रावपनम महत। क्वेश्चन जैसा कहा कि कौन सी बीज बोने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, उत्तर भी आया कि भूमि ही सर्वोत्तम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं अथर्ववेद में आता है कि अन्न के लिए उत्तम भूमि और वर्षा की आवश्यकता बताई गई है। तो ये जो है एक श्लोक के माध्यम से हमने कोशिश किया है आपको बताने का कि देखिए जब तक नमी नहीं होगी बीज का जमाव नहीं होगा, इसलिए पहली आवश्यकता है हवा, धूप और पानी। जैसा हमने पहले भी शब्द दिया हो, आगे आएगा भी। तो उसी के इस श्लोक में कहा है यस्यामन्नम ब्रीहिर्यहु यस्या इमाम पंचकृष्टयः भूमि पर्जन्य नमोस्तु वर्षमेधमसे। देखिए भूमि को सीधे बात है, इस मंत्र में भूमि को पर्जन की पत्नी, और अर्थात वर्षा पाने के लिए वर्ष मेधस अर्थात वर्षा से उर्वरा शक्ति वृद्धि का उल्लेख पूरा का पूरा इसमें है। ये बात हम सबको जाननी चाहिए। इसलिए इस श्लोक का इतना महत्व है कि हमारा किसी एक चीज को यदि हम छोड़ देते हैं, भूमि के साथ साथ उर्वरा भूमि तो होनी ही चाहिए, लेकिन उर्वरा भूमि में यदि पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो कोई भी फसल ढंग से नहीं, फसलों का उत्पादन ढंग से नहीं किया जा सकता है। और उतना ही नहीं है, यदि उसमें हमने खाद भी नहीं डाला ठीक से, यदि उसमें धूप ठीक से नहीं ली, आपको सबको पता है कि सूर्य का क्या हमारे जीवन में उपयोग है। आप सब लोग तो पूरा एक ग्रंथ इस पर बच्चों को पढ़ाते हैं, और इससे हमको सीख लगी। मैं तो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के नाते जानता हूं कि विश्व का कोई भी जीव उत्पत्ति ही नहीं हो सकती यदि सूर्य की किरणें नहीं होती। और ये पेड़ पौधे क्या, मनुष्य का भी जीवन नहीं हो सकता था। आप देखें पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल जो हरे रंग के मिलते हैं, ये सीधे सीधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य की रोशनी में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना
भोजन तैयार करते हैं और अपने जीवन को वहीं से निर्वाह करते हैं। ये पौधों के, तो पौधों की जीवन ही नहीं पॉसिबल है, जिसको कह सकते हैं हो ही नहीं सकता है यदि सूर्य न हो। तो सबका, वर्षा हो, चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे भूमि हो, चाहे भूमि के अंदर और भी हम उर्वरक शक्ति का समावेश करें, सब हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक इंटरलिंक, जिसको कहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल समाहित है, एक दूसरे में समाहित है, अलग नहीं किया जा सकता है। फिर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने भूमि को भी दो तरह से बांट दिया। एक को तो बताया, जैसे हम लोग आज भी, पहले हमारे बचपन में, हमारे उम्र के जो लोग होंगे जानते हैं कि भूमि हमारी उर्वर हो, इसके लिए हमने नमः उर्वराय शब्द से एक तरह से आह्वान किया, और हमारे यहाँ आहुति का बहुत बड़ा महत्व था। इसके साथ आप देखें, जिस भूमि में अन्न नहीं, अब हमने बिल्कुल व्याख्या की, जब भी इसके पहले थोड़ी सी बिजली की संकट हो जाती है बीच बीच में, तो हमने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। क्षमा चाहता हूं इसके लिए, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। अब देखिए, जो जिस भूमि में अन्न नहीं बोते थे उसे खल कहते थे, और खलेन परशान, ये ऋग्वेद में ही कहा, खलेन परशान, तो खल उसको कहते थे। और इसी खल से खलिहान, क्योंकि जो फसल फिर कट के आती थी तो उसे खलिहान में रखते थे, और खलिहान में रखे अन्न को खल्य शब्द से उद्बोधित किया था, खल्याय शब्द, ऐसे यजुर्वेद में एक शब्द यूज किया था। और मैं आगे बढ़ता हूँ कि जो भूमि के प्रकार के बारे में मैं बात कर रहा था, दूसरी बात एक तो है कि कैसे भूमि के जो है, उसमें से एक तो बहुत ही अच्छी उर्वर भूमि होती है, लेकिन जिस भूमि पर कृषि योग्य नहीं होते उसे ऊसर, आज भी हम ऊसर कहते हैं, और उसके हमारी संस्कृत में इरिड़ कह करके वेदों में आया है। तो उसको इस श्लोक में कहा है, असौ च याग न उर्वरा, ये ऋग्वेद का श्लोक है। दूसरे में कहते हैं, जैसे जिसकी बात हम कर रहे हैं ऊसर भूमि के, उसरम क्षेत्रम सायन इरिड़ान, ये अथर्ववेद से हमने लिया है और यहाँ से था। तो उसके जो इरिड़ शब्द है वो ऊसर भूमि के लिए लिया गया है। इसके साथ साथ आप देखें कि ऊसर भूमि तो एक है, हम देखेंगे कि क्षार, जिसमें कि बिल्कुल रेहवाद जैसे शब्द देखते हैं, जिसमें कि क्षारीय भूमि हम कहते हैं, अम्लीय भूमि, दो तरह के हमारे यहाँ आज भी एग्रीकल्चर में हम इसकी बात करते हैं। एक अम्लीय भूमि होती है जिसमें कि एसिडिटी ज्यादा मिलती है, वो पीएच हमारा जो 7 न्यूट्रल पीएच है, 7.0 न्यूट्रल पीएच है, और इसके नीचे जब आता है तो हम उसको अम्लीय भूमि कहते हैं, और इसके ऊपर जब जाता है तो हम उसको क्षारीय भूमि कहते हैं। तो इसमें क्षार मृतिका, खारी मिट्टी को सतपथ ब्राह्मण में ऊसर सिकता शब्द से संबोधित किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि ये सब जाने के, आज आधुनिक भाषा में भी वही चीजें हैं। तो उर्वरा शक्ति के बाद जो है, जरा एक बार आगे बढ़ाएं श्रेयस, फिर दिक्कत क्यों कर रहा है भाई? क्या दिक्कत कर रहा है? आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा है? आप राइट को ना नीचे, नहीं, नीचे वाला ही दबाना हुआ तो आप राइट दबा दीजिए। तो दूसरी बात हम करने जा रहे हैं कि अब देखिए, पहली बात हमने उर्वरा भूमि की बात की। अब जो महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु हमने जो 7-8 बिंदु आपके समझ रखा था, उसमें है उत्तम बीज। मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते, और वो भी जहां से बीज की उत्पत्ति होती है, आनुवंशिक पादप प्रजनन विभाग, मेरा विभाग भी वही है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने भी बीज को बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना है, स्वीकार किया है। बीज ही सारे पौधों के जन्म और सारे फसल के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जो आपको बताएंगे इस श्लोक के माध्यम से। लेकिन मैं आज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कृषि वैज्ञानिक होने के नाते 25% काम जो है, यदि आप जो है विकसित बीज, जिसको हम कहते हैं उन्नतशील बीज, यदि आपने अपने खेत में लगा दिया है तो आपको 25% अधिक उपज अपने आप मिल जाती है। और चूंकि एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक होने के नाते, और वो भी बीज को उत्पत्ति के से जुटा हुआ वैज्ञानिक होने के नाते, मैं बताता हूँ, बीज एक तरह महत्वपूर्ण अंग है। जिसका बीज अच्छा होता है, पौधे और फसल उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका उसकी रहती है। इसलिए बताया गया, हमारे पूर्वजों ने भी बात कही कि भूमि के पश्चात यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो वह बीज, उत्तम बीज की आवश्यकता बताया गया है, जिससे उत्कृष्ट कृषि हो सके। अतः यजुर्वेद का कथन है, उत्तम अन्नों को देने वाली कृषि करो, और उसके लिए बीज कहा, और उसके लिए उन्होंने उत्तम कृषि करो, पहला उसका उपदेश दिया, सुशस्या कृषि सिद्धि,
तुम उत्तम अन्न देने वाली कृषि करो, यह बोल रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं क्या कैसा बीज बोलना चाहिए, भवन्तो बीज धान्याकृतः। तो ऋग्वेद कहता है कि उत्कृष्ट अन्न के लिए उत्तम बीज बोना चाहिए, अतएव किसान उत्तम बीज ही बोए। मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं। श्रेयस, नीचे वाला राइट वाला नहीं, बीज बोने के हाँ, अब थोड़ा कुछ समझ आएगा, बिजली न होने से दिक्कत कर रही है। नहीं ठीक है सर, आ गया सर, नीचे आ गया जी। जी मैं बता रहा हूं कि देखिए अब हमारे यहाँ कहा गया है कि बीज हम लोग भी बताते, कैसे बीज बताते हैं, बीज कैसे बताते हैं, कैसे बीज बोते हैं, बीज का कैसे शोधन करते हैं, ये सारी बातें हमारे पूर्वजों ने। देखिए अब दोनों को आधुनिक युग को हम लोग आजकल कहते हैं बीज को बोने के पहले उनको बीमारी न लगे उसके, आज के समय में हम कहते हैं भाई राजीवम, यदि पल्स का क्रॉप है तो राजीवियम से उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। राजीवियम कल्चर है, एजिडोबैक्टर कल्चर, तमाम ऐसे कल्चर्स हैं जिससे हम कहते हैं भाई ट्रीटमेंट करके वो, यदि वो अन्न वाली फसल है या दलहनी भी है तो उसमें अनेक प्रकार के हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा नाम के एक फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इन सबों को, लेकिन ये सब हमारे जैविक हैं जो भी हम नाम ले रहे हैं जिनका, तो जैविक से भी हम इसको ट्रीटमेंट करके बोने के लिए कहते हैं। हमारे पूर्वज जिस समय बोलते हैं किस चीज से कहते हैं, कैसे बीज बोने के पहले क्या कहते हैं, भू परिष्कार आवश्यक है। पहले तो कोई भी बीज ऐसे अनायास किसी भी खेत में कुछ मत डाल डालिए, क्योंकि भूमि में से पूरा अच्छी तरह से उसका भूमि को तैयार कर लीजिए। आज हम कहते हैं कई जुताई करिए, घास पास निकाल दीजिए, सारी क्रियाएं जो हम आज कर रहे हैं वही हमारे पूर्वज उस वक्त कहते थे कि भूमि से घास फूस, कंकड़ पत्थर, खर पतवार सभी चीज को निकाल करके भूमि को समतल कर लीजिए। आज हम जुताई करके पाटा चलाते हैं, वही बात वहां कह रहे हैं, और वैसा ही करके तब बीज बोने की बात करते हैं कि किते यौनो वपतेह बीजम, उसके बाद ही बीज बोना है, इतना कार्य करके तभी बीज बोना है। फिर कहते हैं, आप जानते हैं कि बीज बोने के पूर्व जुती भी भूमि में खाद के साथ घी, दूध और मधु का प्रयोग किया जाए तो इससे भूमि में उर्वरा शक्ति बनती है। देखिए आज ये बात बड़ा हंसने की लगती है, लेकिन मैं थोड़ी वैदिक कृषि की बात भी करूंगा। अभी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि, वैदिक कृषि के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई जिसमें मैंने भाग लिया। अब शुरू हो गया है, ये यज्ञ की संस्कृति की वजह से हमारी वैदिक कृषि शुरू हो गई है, और उसमें भी अब ये बात आ रही है कि कैसे हम उर्वरा शक्ति, क्योंकि हमारा जो पैदावार आज के तारीख में वह करीब करीब स्टैच्यू बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है। अब इस स्थिर पैदावार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अब हमें कुछ न कुछ माइक्रो एलिमेंट ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता है। और पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने भी उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो नेचुरल था, प्राकृतिक था, घी से था, दूध से था, मधु से था, और ऐसी चीजों से उन्होंने, हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसा करके। और ये यजुर्वेद का श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक कहते हैं, घृतेन सीता मधुनाम समज्जताम उर्वरा स्वती प्यासा दिन स्वमाना। तो कहने का तात्पर्य कि ये सारी चीजें जो 3-4 चीजें हमने अभी यजुर्वेद में बताया गया, आज भी बड़ा प्रशासन है, खोज होनी चाहिए। और तमाम हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं अब इस पर खोज कर रहे हैं, पूना में भी इस पर खोज हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी खोज रही है। मैं बताऊं आगे चल के भी यज्ञ संस्कृति आएगी, तो जो अभी हम लोगों ने अभी यज्ञ संस्कृति में जो होम की बात करते हैं, अग्निहोत्र की बात करते हैं, मृत्यु होम की बात करते हैं, धर्मिकम होम की बात करते हैं, अब शुरू हो गया है। इससे कैसे प्रभाव क्या क्या ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ऐसे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी बात को हमारे ऋषि महर्षियों ने उस समय कहा, और वो खोज हो करके आज पूरे विश्व में धीमे धीमे करके आज लाया जा रहा है। फिर आगे हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं, उसी यजुर्वेद के माध्यम के इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि समवपामि समाप औषधि समौषधयो रसेन, बीज के विषय में निर्देश है कि बीज को पानी में भिगोया जाए। देखिए कितना सुंदर, आज भी हम लोग भी इस चीज को रिकमेंड करते हैं, बोने के पहले थोड़ी भिंग जा। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग किसानी से जुटे होंगे, धान को हम लोग पहले भिगो देते हैं तब नर्सरी में डालते हैं। वही चीज यहाँ कही जाती है कि पानी से भिगोइए और उसके बाद उसमें कुछ औषधियों को भी मिला दिया जाए, और इसमें बीज की औषधियों में की शक्ति आ जाएगी, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। आज मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ
जो पादप कार्य की विभाग है वो इसी पर काम कर रहा है। नाना प्रकार के जो बीजों को वो बीज की ट्रीटमेंट मतलब सीड ट्रीटमेंट की बात वो करता है और आगे चल रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसका मैं बात करूंगा। फिर आगे की स्लाइड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगता है 1-2 मिनट रुकेगी तब जा करके ये आ रहा है। देखिए कुछ गैप हो रहा है बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन से। ठीक है सर, नीचे आ रहा है, ठीक है सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं नहीं अभी नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आप ठीक बढ़ रहे हैं सर, बढ़ेंगे तो आ जाएगा जी। और नीचे बढ़ेंगे सर, आ जाएगा। हाँ आ गया सर। धूप है और वायु है, जिसकी बात समझ ले। धूप के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया कि सूर्य की रोशनी से कैसे कार्बन संश्लेषण होता है और जीवन पौधों के हो चाहे मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं होता है। और यही कारण है हमारे जीवन में भी जो हम सब लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और हमारे जीवन ही पूरा वातावरण को सूर्य का क्या महत्व है ये किसी से बताने की या इसको बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से वायु में जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं और नाना प्रकार के यदि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, लेकिन इसमें जितने भी तरह की हमारी इस वायु में तत्व हैं, नाना प्रकार के गैसेज हैं, सबका अपना उपयोग, यहाँ तक कि जो नाइट्रोजन है जो उसको सबसे अधिक है 78% जो नाइट्रोजन है वह भी हमारे पौधों के द्वारा ली जाती है। इन्हीं के द्वारा हम भूमि में प्रवेश करता है और इसका बहुत बड़ा उपयोग है। आगे चल के मैं बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं लेकिन थोड़ा समय ले रहा स्लाइड खुलने में। ठीक है सर, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं सर। आ गई बिजली, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। श्रेयस, हाँ जी, हाँ सर। और हाँ जल सर, वर्षा, अब बिल्कुल आ गया बिजली। जल और वर्षा के बारे में मैं बताऊं कि थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि निसंदेह खेती के लिए ये जो जल है हमें वर्षा से ही मिलता है। अभी जो सूर्य की बात हम कर रहे हैं आगे चल करके इसमें भी आएगा कि ये बहुत ज्यादा हम एक लाइन में कह करके समाप्त करेंगे कि जो वर्षा है ये वर्षा हमें प्राप्त कहाँ से होता है। ये समुद्र से भाप बनते हैं सूर्य की रोशनी के द्वारा। इनसे समुद्र से ये जल को लिया जाता है और फिर ये भाप में कन्वर्ट होते हैं। भाप से कन्वर्ट होकर फिर कंडेंसेशन होता है भाप का। फिर ये उसकी छोटी छोटी बूंद की पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमारे पास फिर वापस आती हैं। तो ये जो क्रम है प्रकृति का जो नियम है और वही जो वर्षा जल है जिस जल से हम सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं। एक तो है वर्षा से डायरेक्ट खेती करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं, और दूसरा जो है सिंचाई के माध्यम से जो वर्षा जल प्राप्त करता है वो विभिन्न स्थानों में जो इकट्ठा होता है उसके माध्यम से खेती करते हैं। उसका बहुत सुंदर वर्णन केवल हम ही आज वैज्ञानिक जो आधुनिक वैज्ञानिक नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया इसका काम किया है और किया है। इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो सीधे कहते हैं कृषि के लिए यथासंभव वर्षा का होना आवश्यक है और बढ़िया वर्षा होना चाहिए। साथ ही साथ सिंचाई के साधन भी होना चाहिए, जैसे कुआं हो, तालाब हो, आज से जल की उठाने की सुविधा, जल लेकर सिंचाई करने की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक भी है और प्रार्थना भी की गई है। आ ब्रह्मण, यथासंभव वर्षा की प्रार्थना की गई है। कहते हैं निकामे निकामे नः पर्जन्तो वर्षन्तु। तो ये वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अथर्व में तो भूमि को पर्जन्य पत्नी कहा गया है और वर्ष वेदस कहा गया है। भूमि पर्जन्य पत्नी नमस्तुते वर्ष वेदसे। तो ये सीधा है, इसका अभिप्राय है कि मेघ और वृष्टि पृथ्वी के पालक है। पृथ्वी अर्थात भूमि के जो है, सीधी बात है, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं पॉसिबल था। तो ये पृथ्वी के पालक अर्थात भूमि में जो भी खेती होती है, हम सीधे सीधे खेती से बात करते हैं, कृषि से बात करते हैं। तो कृषि हो ही नहीं सकता है यदि हमारी वर्षा हमको प्राप्त न हो। वर्षा से ही पृथ्वी को जीवन शक्ति मिलती है और भूमि कृषि योग्य हो जाती है, क्योंकि उस पर पेड़ पौधे इत्यादि उगते हैं। और इनके उगने से क्या है कि जो पठार होते हैं वो धीमे धीमे वो भी मेटामॉर्फोसिस के द्वारा धीमे धीमे वो तोड़ते हैं, विदरिंग होती है और विदरिंग होने से भूमि बनते हैं, सॉइल बनते हैं। भूमि के कण धीमे धीमे छोटे छोटे होते चले जाते हैं और उस तमाम उसकी एक जो भूमि होती है, सॉइल होते हैं जिसको हम कहते हैं, उसकी कैटेगरी बनती है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बलवी भूमि है, दोमट भूमि है, चिकनी भूमि है,
अंग्रेजी में कहते हैं सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल और क्लेई सॉइल, क्लेई लोम सॉइल, तमाम तरह के वर्गीकरण हमारे यहाँ साइंटिस्ट आज इसको कर रहे हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब पेड़ पौधे होंगे, और ये पेड़ पौधे घास फूस इत्यादि तभी होंगे जब वर्षा होगी। तो इसलिए कहते हैं वर्ष मेधस का अभिप्राय कि वर्षा से पृथ्वी की सत बढ़ती है और यह उसी वर्षा से ही अनुप्राणित होती है। बिंदु हमने जो 7-8 बिंदु आपके समक्ष रखा था, उसमें है उत्तम बीज। मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते, और वो भी जहां से बीज की उत्पत्ति होती है, आनुवंशिक पादप प्रजनन विभाग, मेरा विभाग भी वही है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने भी बीज को बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना, स्वीकार किया है। बीज ही सारे पौधों के जन्म और सारे फसल के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जो आपको बताएंगे इस श्लोक के माध्यम से। लेकिन मैं आज आपके यहाँ बताना चाहता हूं, कृषि वैज्ञानिक होने के नाते 25% काम जो है, यदि आप जो है विकसित बीज, जिसको हम कहते हैं उन्नतशील बीज, यदि आपने अपने खेत में लगा दिया है तो आपको 25% अधिक उपज अपने आप मिल जाती है। और चूंकि एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक होने के नाते, और वो भी बीज को उत्पत्ति के से जुटा हुआ वैज्ञानिक होने के नाते, मैं बताता हूं बीज एक तरह महत्वपूर्ण अंग है। जिसका बीज अच्छा होता है, पौधे और फसल उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका उसकी रहती है। इसलिए बताया गया, हमारे पूर्वजों ने भी बात कही कि भूमि के पश्चात यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो वह बीज, उत्तम बीज की आवश्यकता बताया गया है, जिससे उत्कृष्ट कृषि हो सके। अतः यजुर्वेद का कथन है उत्तम अन्नों को देने वाली कृषि करो, और उसके लिए बीज कहा, और उसके लिए उन्होंने उत्तम कृषि करो पहला उसका उपदेश दिया, सुसस्या कृषि स्थिति, तुम उत्तम अन्न देने वाली कृषि करो, यह बोल रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं क्या, कैसा बीज बोलना चाहिए, भवन्तो बीज धान्याकृतः। तो ऋग्वेद कहता है कि उत्कृष्ट अन्न के लिए उत्तम बीज का बीज बोना चाहिए, अतएव किसान उत्तम बीज ही बोए। मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं। श्रेयस, नीचे वाला राइट वाला नहीं, बीज बोने के अब कुछ समझ आएगा, बिजली न होने से दिक्कत कर रही है। नहीं ठीक है सर, आ गया सर, नीचे आ गया जी। जी मैं बता रहा हूं कि देखिए, अब हमारे यहाँ कहा गया है कि बीज हम लोग भी बताते, कैसे बीज बताते हैं, बीज कैसे बताते हैं, कैसे बीज बोते हैं, बीज का कैसे शोधन करते हैं, ये सारी बातें हमारे पूर्वजों ने। देखिए अब दोनों को, आधुनिक युग को हम लोग आजकल कहते हैं बीज को बोने के पहले उनको बीमारी न लगे, उसके आज के समय में हम कहते हैं भाई राजीवम, यदि पल्स का क्रॉप है तो राजीवम से उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। राजीवम कल्चर है, एजिडोबैक्टर कल्चर, तमाम ऐसे कल्चर्स हैं जिसको कहते हैं भाई ट्रीटमेंट करके वो, यदि वो अन्न वाली फसल है या दलहनी भी है तो उसमें अनेक प्रकार के, हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा नाम के एक फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इन सबों को, लेकिन ये सब हमारे जैविक हैं जो भी हम नाम ले रहे हैं जिनका, तो जैविक से भी हम इसको ट्रीटमेंट करके बोने के लिए कहते हैं। हमारे पूर्वज जिस समय बोलते हैं, किस चीज से कहते हैं, कैसे बीज बोने के पहले क्या कहते हैं, भू परिष्कार आवश्यक है। पहले तो कोई भी बीज ऐसे अनायास किसी भी खेत में कुछ मत डाल डालिए, क्योंकि भूमि में से पूरा अच्छी तरह से उसका भूमि को तैयार करिए। आज हम कहते हैं कई जुताई करिए, घास पास निकाल दीजिए, सारी क्रियाएं जो हम आज कर रहे हैं वही हमारे पूर्वज उस वक्त कहते थे कि भूमि से घास फूस, कंकड़ पत्थर, खर पतवार, सभी चीज को निकाल करके भूमि को समतल कर लीजिए। आज हम जुताई करके पाटा चलाते हैं, वही बात वहां कह रहे हैं, और वैसा ही करके तब बीज बोने की बात करते हैं कि किते यौनो वपतेह बीजम, उसके बाद ही बीज बोना है, इतना कार्य करके तभी बीज बोना है। फिर कहते हैं, आप जानते हैं कि बीज बोने के पूर्व जुती भी भूमि में खाद के साथ घी, दूध और मधु का प्रयोग किया जाए तो इससे भूमि में उर्वरा शक्ति बनती है। देखिए आज ये बात बड़ा हंसने की लगती है, लेकिन मैं थोड़ी वैदिक कृषि की बात भी करूंगा। अभी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि, वैदिक कृषि के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई जिसमें मैंने भाग लिया। अब शुरू हो गया है, ये यज्ञ की संस्कृति की वजह से हमारी वैदिक कृषि शुरू हो गई है, और उसमें भी अब ये बात आ रही है कि कैसे हम उर्वरा शक्ति, क्योंकि हमारा जो पैदावार आज के तारीख में वो करीब करीब
स्टैचू बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है। अब इस स्थिर पैदावार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अब हमें कुछ न कुछ माइक्रो एलिमेंट ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता है। और पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने भी उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो नेचुरल था, प्राकृतिक था, घी से था, दूध से था, मधु से था, और ऐसी चीजों से उन्होंने, हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसा करके। और ये यजुर्वेद का श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक कहते हैं, घृतेन सीता मधुनाम समज्जताम उर्वरा स्वती प्यासा दिन स्वमाना। तो कहने का तात्पर्य कि ये सारी चीजें, जो 3-4 चीजें हमने अभी यजुर्वेद में बताया गया, आज भी बड़ा प्रासंगिक है, खोज होनी चाहिए। और तमाम हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं अब इस पर खोज कर रहे हैं। पूना में भी इस पर खोज हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी खोज रही है। मैं बताऊं, आगे चल के भी यज्ञ संस्कृति आएगी, तो जो अभी हम लोगों ने अभी यज्ञ संस्कृति में जो होम की बात करते हैं, अग्निहोत्र की बात करते हैं, मृत्यु होम की बात करते हैं, त्र्यंबकम होम की बात करते हैं, अब शुरू हो गया है। इससे कैसे प्रभाव किया गया, ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ऐसे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी बात को हमारे ऋषि महर्षियों ने उस समय कहा, और वो खोज हो करके आज पूरे विश्व में धीमे धीमे करके आज लाया जा रहा है। फिर आगे हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं, उसी यजुर्वेद के माध्यम के इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि समवपामि समाप औषधि समौषधयो रसेन। बीज के विषय में निर्देश है कि बीज को पानी में भिगोया जाए। देखिए कितना सुंदर, आज भी हम लोग भी इस चीज को रिकमेंड करते हैं, बोने के पहले थोड़ी भिंग जा। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग किसानी से जुटे होंगे, धान को हम लोग पहले भिगो देते हैं, तब नर्सरी में डालते हैं। वही चीज यहाँ कही जाती है कि पानी से भिगोइए और उसके बाद उसमें कुछ औषधियों को भी मिला दिया जाए, और इसमें बीज के औषधियों में की शक्ति आ जाएगी, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। आज मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ जो पादप कार्य की विभाग है, वो इसी पर काम कर रहा है। नाना प्रकार के जो बीजों को, वो बीज की ट्रीटमेंट, मतलब सीड ट्रीटमेंट की बात वो करता है, और आगे चल रहा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसका मैं बात करूंगा। फिर आगे की स्लाइड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगता है 1-2 मिनट रुकेगी, तब जाकर के ये आ रहा है। देखिए कुछ गैप हो रहा है बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन से। ठीक है सर, नीचे आ रहा है। ठीक है सर, आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं अभी नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आप ठीक बढ़ रहे हैं सर, बढ़ेंगे तो आ जाएगा जी। और नीचे बढ़ेंगे सर, आ जाएगा। हाँ आ गया सर। इतना धूप है और वायु है, जिसकी बात समझ ले। धूप के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया कि सूर्य की रोशनी से कैसे कार्बन संश्लेषण होता है, और जीवन पौधों के हो चाहे मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं होता है। और यही कारण है हमारे जीवन में भी, जो हम सब लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, और हमारे जीवन भी पूरा वातावरण को सूर्य का क्या महत्व है, ये किसी से बताने की या इसको बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से वायु में जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं, और नाना प्रकार के यदि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, लेकिन इसमें जितने भी तरह की हमारी इस वायु में तत्व हैं, नाना प्रकार के गैसेस हैं, सबका अपना उपयोग, यहाँ तक कि जो नत्रजन है, जो उसको सबसे अधिक है, 78% जो नत्रजन है, वह भी हमारे पौधों के द्वारा ली जाती है। इन्हीं के द्वारा हम भूमि में प्रवेश करता है, और इसका बहुत बड़ा उपयोग है। आगे चल के मैं बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा समय ले रहा स्लाइड खुलने में। ठीक है सर, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं सर। आ गई बिजली, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। श्रेयस, हाँ जी, हाँ सर। और हाँ जल वर्षा, अब बिल्कुल आ गया बिजली। जल और वर्षा के बारे में मैं बताऊं कि थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि निसंदेह खेती के लिए ये जो जल है हमें वर्षा से ही मिलता है। अभी जो सूर्य की बात हम कर रहे हैं, आगे चल करके इसमें भी आएगा कि ये बहुत ज्यादा हम एक लाइन में कह करके समाप्त करेंगे कि जो वर्षा है, ये वर्षा हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ये समुद्र से भाप बनते हैं सूर्य की रोशनी के द्वारा। इनसे समुद्र से ये जल को लिया जाता है, और फिर ये भाप में कन्वर्ट होते हैं। भाप में कन्वर्ट होकर फिर कंडेंसेशन होता है भाप का। फिर ये उसकी छोटी छोटी बूंद की, पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमारे पास फिर वापस आती हैं। तो ये जो क्रम है, प्रकृति का जो नियम है, और वही जो वर्षा जल है, जिस जल से हम
सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं। एक तो है वर्षा से डायरेक्ट खेती करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं, और दूसरा जो है सिंचाई के माध्यम से जो वर्षा जल प्राप्त करता है वो विभिन्न स्थानों में जो इकट्ठा होता है उसके माध्यम से खेती करते हैं। उसका बहुत सुंदर वर्णन केवल हम ही आज वैज्ञानिक जो आधुनिक वैज्ञानिक नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया इसका काम किया है और किया है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो सीधे कहते हैं कृषि के लिए यथासंभव वर्षा का होना आवश्यक है और बढ़िया वर्षा होना चाहिए। साथ ही साथ सिंचाई के साधन भी होने चाहिए, जैसे कुआं हो, तालाब हो, आज से जल की उठाने की सुविधा, जल लेकर सिंचाई करने की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक भी है और प्रार्थना भी की गई है, आ ब्रह्मण, यथासंभव वर्षा की प्रार्थना की गई है। कहते हैं निकामे निकामे न पर्जन्तो वर्षन्तु, तो ये वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अथर्व में तो भूमि को पर्जन्य पत्नी कहा गया है और वर्ष वेदस कहा गया है। भूमि भूमि पर्जन्य पत्नी नमस्तु देव दर्श वर्ष वेदसे। तो ये सीधा है, इसका अभिप्राय है कि मेघ और वृष्टि पृथ्वी के पालक है। पृथ्वी अर्थात भूमि के जो है, सीधी बात है, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं पॉसिबल था, तो ये पृथ्वी के पालक अर्थात भूमि में जो भी खेती होती है, हम सीधे सीधे खेती से बात करते हैं, कृषि से बात करते हैं, तो कृषि हो ही नहीं सकता है यदि हमारी वर्षा हमको प्राप्त न हो। वर्षा से ही पृथ्वी को जीवन शक्ति मिलती है और भूमि कृषि योग्य हो जाती है, क्योंकि उस पर पेड़ पौधे इत्यादि उगते हैं। और इनके उगने से क्या है कि जो पठार होते हैं वो धीमे धीमे वो भी मेटामॉर्फोसिस के द्वारा धीमे धीमे वो तोड़ते हैं, विदरिंग होती है, और विदरिंग होने से भूमि बनते हैं, सॉइल बनते हैं, भूमि के कण धीमे धीमे छोटे छोटे होते चले जाते हैं और उस तमाम उसकी एक जो भूमि होती है, सॉइल होते हैं जिसको हम कहते हैं, उसकी कैटेगरी बनती है, जिसको हम आज अंग्रेजी में कहते हैं बलवी भूमि है, दोमट भूमि है, चिकनी भूमि है, अंग्रेजी में कहते हैं सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल और क्लेई सॉइल, क्लेई लोम सॉइल, तमाम तरह के वर्गीकरण हमारे यहाँ साइंटिस्ट आज इसको कर रहे हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब पेड़ पौधे होंगे, और ये पेड़ पौधे घास फूस इत्यादि तभी होंगे जब वर्षा होगी। इसलिए कहते हैं वर्ष मेदस का अभिप्राय कि वर्षा से पृथ्वी की शक्ति बढ़ती है और यह उसी वर्षा से ही अनुप्राणित होती है। फिर हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। श्रेयस, अब तो बिजली आ गई, क्यों दिक्कत कर रही है? श्रेयस, श्रेयस, अब बिजली आ गई तब भी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान की बात सिंचाई जल संसाधनों, जल स्रोतों का स्रोत जल ही था। महर्षि पराशर ने कहा है वृष्टमूला कृषि सर्वा वृष्टमूलम च जीवनम तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरे। आगे बढ़ते हैं। दीपक नहीं आ रहा है, आगे बढ़ रहा है भाई, इसको हटाओ, क्या नहीं है, अब इसको हटा दो। हाँ सर, आ गया। यह वर्षा वाष्पीकरण तत्पश्चात शीतलीकरण से प्राप्त होता है। यह वर्षा अपने मूल स्रोत जिसको हम लोग कहते हैं समुद्र से मिलने हेतु नदियों के मार्ग से होता हुआ गतिमान रहता है। आवश्यकता है इस पृष्ठीय जल को, हमारा ये कहना है कि जो भी नदियों के माध्यम से जो समुद्र के तरफ जल बह जाता है, इसकी आवश्यकता है कि हम इसको इकट्ठा करें। इस पृष्ठीय जल को हम जो बह जाता है नदियों में, इसको इकट्ठा करें। इससे इकट्ठा करके हम खेत में भी रोकें, तालाबों में भी रोकें, अन्य जगहों पर रोकें, और इसको रोक करके जो है हम इसकी खेती करें। उसके काले हमारे पास बता रहा हूं कि एक काष्ठदीप कृषि सूक्ति है जिसमें बहुत सुंदर कहा गया है, वर्षा काले विशेषण कुल्यादीनाम भातम तथा वाणीनाम दीर्घकाल्याम च रक्षणम क्षेमदम मतः। कहने का तात्पर्य है कि वर्षा काल में नहरों से, बाड़ियों में, दीर्घकाओं में संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण अत्यंत कल्याणकारी होता है। आगे भी मैं बता रहा हूं कि इसी संदर्भ में एक बात बहुत ही ढंग से महर्षि पराशर ने कही है, और आप देखें, कहते हैं
कि यथा कुलार्थी कुरुते कुल स्त्री परीक्षणम तथा संरक्षयेत वारी भारत काले समागते। जिस तरह घर की स्वामी, जिस तरह घर के स्वामी, यहाँ काल लिखा गया है, जिस तरह घर का स्वामी अपनी कुल स्त्रियों की रक्षा करता है, उसी तरह शरद काल आने पर किसान को खेती के लिए जल का संरक्षण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है हमारे ऋषि महर्षियों ने कही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि वर्षा काल से हमें सिंचाई, हमें पानी मिल जाता है, और पानी के हमारे ऋषि महर्षियों ने वैदिक काल में उनका डिवीजन किया था, उसको बांटा था। उनका किस तरह से सिंचाई के जल का जो हम उपयोग करते थे उसको क्या क्या नाम दिया है। पहला तो कहा वर्षा का जल, सीधे सीधे जो जल है जिससे हम खेती करते थे, उसका कहा दिव्या, वो उत्तम कोटि का जल माना जाता था। फिर दूसरा जो है, हम कुओं और आदि से जो प्राप्त था वो उसे खनि त्रिमा कहते थे, वो भी जल फिर भी बहुत अच्छा माना जाता था। दूसरा जल जो है स्रोत आदि का हो, ये भी तीसरे नंबर पर आता है, कुएं के बाद आता है स्वयं जल उसको कहते थे। और समुद्र में मिलने वाली नदियों का जो जल था, नदियों में कई तरह के जल मिल जाते हैं, इसलिए उसको कहा समुद्रार्था। ये जो विभेद थी, उस विभेद के कारण ये उन्होंने, हमारे ऋषि महर्षियों ने इसका वर्णन किया। अब देखिए, जो बात आती है कि किन किन साधनों से उस समय हमारे पूर्वजों के वैदिक काल में सिंचाई होती थी, तो वर्षा जल से सीधे सीधे सिंचाई करते थे। कुछ नहरों का भी उस समय भी नहर थे, कुछ उन्होंने नदियों से निकाल करके छोटी छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई करते थे, और फिर नदियों के जल से सिंचाई करते थे। अब जैसा मैंने कहा कि ये नहर से, नदियों से नहर निकालते थे, उससे भी सिंचाई करते थे। फिर तालाब में जो पानी इकट्ठा करते थे उससे करते थे, कुएं से करते थे। और अब तो तमाम तरह के और भी साधन आ चुके हैं आज के मॉडर्न युग में, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारे पूर्वज उस समय करते थे, वैदिक काल में इस वक्त सिंचाई करते थे, जिसका वर्णन हम आज आपको यहाँ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और बहुत जल्दी में मैं कहूंगा कि ये खाद का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे खेती में। हमारे पूर्वज इस बात को समझते थे, कहते थे तेनो व्यंतु वार्य वेवत्रा क्षेत्र साधस। उनका कहना था कि उर्वरक उत्कृष्ट उपज दे। उन्होंने मंत्र का आह्वान किया, प्रार्थना की कि हे उर्वरक, जो कुछ भी मैं खेत में डाल रहा हूं वो हमारे उत्कृष्ट उपज देने में सहायक हो। और उर्वरक के एप्लीकेशन को पूरे जहां जहां उसका उपयोग किया गया उसको क्षेत्र साधक सबसे उन्होंने संबोधित किया, और क्षेत्र की उत्पादन को बढ़ाने में ये सहायक हो, ऐसा वो इस मंत्र के द्वारा आह्वान करते हैं जी। फिर आगे इतना ही नहीं कहते हैं, फिर इस खाद के रूप में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में कहते हैं कि खाद, वेदों में जो कृषि की उपजाऊ बनाने के लिए खाद का जो उपयोग किया जाता था, उसमें करीस माने गोबर की खाद, सकन, गोबर के खाद के कई शब्द यूज होते थे, करीस है, सकन है, सकृत है, इन सारे शब्दों को उपयोग जो है गोबर के लिए किया जाता है। देखिए, ये सारे का सारा हमने दिया, किन किन जगह पर क्या क्या उपयोग किया गया है, ये स्पष्ट यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर मैंने आगे बढ़ता हूं कि यह जो खाद हमको गोबर की मिलती थी वो किससे मिलती थी? ये गाय और बैल के गोबर से मिलता था। ऐसा बहुत ही सुंदर अथर्ववेद में उद्धरण है, जिसको कहते हैं करीषणी फलवंती स्वाधाम। ये जो गोबर की खाद, ऐसी खादों को हम जब देते हैं तो हमारा फसल जो है बहुत ही सुंदर उत्तम उपज देने वाली होती है। आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ ये तो नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए उत्तम खेती करनी है और अच्छा खेती करनी है, तो जैसा हमने पहले भी बताया कि घी, दूध, शहद और भी औषधियों के रस से यदि हम बीज को शोषित करके, और जैसे बीज को शोषित वहां किया था, इसी तरह से खाद को भी करके खाद में मिला के डालें तो निश्चित रूप से उपज जो है बहुत अच्छी मिलेगी। आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है और तमाम जगह पर रिसर्च चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, इसलिए श्लोक है, यजुर्वेद का श्लोक दोनों है, गितेन सीता मधुनाम समज्जाताम पैसा पिन्वमाना। दूसरी लाइन है, दूसरा एक श्लोक है ये, समवपामि समाप औषधिमि समोषधयो रसेन। कुल मिलाकर के यही है कि हमको घी, दूध, शहद और औषधियों के साथ खाद को देना, ये निश्चित रूप से उपज को बहुत बढ़ावा देगा। और आगे चल करके मैंने बताया कि श्रीपाद दामोदर सातवलकर जी भी हैं, जिन्होंने अथर्ववेद के भाष्य पर अपनी किताब लिखा। उन्होंने भी कहा घी, दूध, शहद आदि के मिश्रण से बनी खाद डालने से कृषि
में बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, उसके उत्पादनशीलता को बढ़ाने में अच्छा असर पड़ता है। जी आगे बढ़ते हैं। अब जो 7वां बिंदु मैंने लिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सुरक्षा में कृमिनाशन। जो आज देखेंगे हम लोग बहुत से कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जो मनुष्य के आज आधुनिक युग में हम लोग आज देखें पूरा का पूरा किसान कृमिनाशक का उपयोग कर रहा है। जो रासायनिक कृमिनाशक का उपयोग कर रहा है उससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ सकता है यह आप हम सबसे छूटा नहीं है। अब बहुत भरपूर उपयोग हो रहा है सब्जियों में, तुरंत अभी रात में शाम को सब्जी पर छिड़कते हैं और फिर जो है सुबह तोड़ के ला करके सट्टी बेचते हैं, उसी का हम सब लोग उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि भंडारण में भी हम रासायनिक उपयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए सीधे सीधे हानिकारक है, हमारे जीवन के जो एक उम्र है उसको घटाता है। यही नहीं, तमाम तरह की बीमारियों को बढ़ाता है। और इतने नहीं, पोल्यूशन भी बढ़ाता है, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन कह सकते हैं, भूमि को जो वातावरण को नुकसान करता है, वायु के वातावरण को नुकसान करता है, तमाम तरह से वो पोल्यूशन को जो है प्रभावित करता है। और सीधे सीधे कैंसर में तो अभी रिपोर्ट आई है कि कैंसर में सबसे बड़ा इसका रोल इस जो है रासायनिक जो है, जो रसायन हम कृमिनाशक के रूप में यूज करते हैं, बहुत बड़ा इसका जो दुष्परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने ये नहीं किया था। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कुछ बताया, देखिए क्या बताया है कि पहले तो उन्होंने पहले 4 शब्द मैं आपको बताऊं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा, कि मन में एक मंत्र में उन्होंने 4 शब्दों का प्रयोग किया कि किसी की प्रक्रिया को कैसे उन्होंने क्या कहा बताइए, सु प्रसु सीर और लय। देखिए बहुत सुंदर कहा, सूक्ष्म में सूक्ष्म में प्रसु में सीर च में लक्ष्य में। इसका तात्पर्य देखिए चारों शब्द का इस श्लोक में आ गया है। सु का अर्थ है उत्पादन की क्षमता वाला अर्थात उत्तम बीज, और दूसरा जो है प्रसु का अर्थ है प्रसव, उत्पादन और फलयुक्त धान अर्थात जस्ट थोड़ा सा व्यवधान पड़ गया, 1 मिनट। हाँ, प्रसव का सीधा अर्थ है उत्पादन और फल युक्त धान्य अर्थात उत्तम उत्पादन। सीर का अर्थ है हल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हल अर्थात हल में के प्रयोग में उत्पन्न धान, हल के प्रयोग से, क्योंकि जुताई करके भी हम जो है अन्न को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसका उन्होंने बात किया। और लव देखिए, जो सबसे बड़ा लय जो है यहाँ, लय का अर्थ है उत्तम बीज, उत्तम उत्पाद, सफल कृषि और भी चीजों के कृमि कीट आदि का नाशन करने के लिए जो शब्द यूज किया है वो है लय। तो ये चारों का बहुत पूर्ण स्थान है, जिसका हमारे ऋषि महर्षियों ने इस बात को वेदों में दर्शाया है। अब हम आते हैं कृषि में जो प्रयोग होने वाले उस समय वेद काल में जो चीजें थी, जो प्रयोग होने वाले साधन थे, वो हल था। हल के लिए हम जो शब्द यूज होते थे वो लांगन था, और सीर शब्द अभी आया है। और हल में ही सीता या फाल लगा होता है। हल के निकले भाग में सीता या और फाल शब्द से प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ साथ आप देखिए जो हलस था, तो जो हल में जो लंबी लकड़ी होती है हलस होती है, उसको कहते थे ईसा युग अवस्था कहते हैं। वो जो एक जो होती थी, रस्सी होती थी, उसको कहते थे। आप देखिए हल में जो लंबी लकड़ी थी उसको हलस कहते थे, और उसके लिए ईसा शब्द का प्रयोग हुआ, जैसा हमने आपको बताया। और इसके निचले भाग में लोहे की फाल होती थी, इसके ऊपर जुआ रखा जाता। जुआ हम सब लोग जानते हैं, जो पहले के लोग होंगे, जिसमें बैल को उसमें नापते थे, बैल को उसमें लगा देते थे, बैल एक लाइन में एक तरह से व्यवस्थित चलता था। और हलस और जुए को एक रस्सी से बांध करके उसको व्यवस्थित रखा जाता था, अपने बैलों को कंट्रोल में रखा, उसको बस्ता कहते थे। और आप देखिए दूसरी बात, अस्त्रा, जब किसान के पास उसको कंट्रोल करने के लिए चाबुक या छड़ी जिससे बैलों को हाँकता था, उसको अस्त्रा कहते थे। और बैल सब तो आप सभी लोग जानते हैं, बैल थे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं, जो हम सब के लिए थोड़ा अचंभव मिलेगा, लेकिन मुझे मिला यह साहित्य में, मैं आपका इसका उद्धरण करना चाहता हूं। उस जमाने में अथर्ववेद और कंठक संहिता में मिला कि 6, 8, 12 जोड़े जुओं वाले बड़े हलों के वर्णन है। मतलब इतने एक साथ आप सोचिए, यदि 6 है तो 12 बैल, 8 है तो 16 बैल, 12 है यदि जोड़ा है तो जुए हैं तो 12 24
बैल एक साथ हल, एक ही हल के साथ जुताई करता। अब सोच लीजिए, कल्पना करें, हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़ी बड़ी जमीनों की जुताई करने के लिए किस तरह का व्यवस्था दिया था। ये जो है एक यहाँ पर आपको एक साधन है। कुछ और भी हमारे उस समय प्रयोग होते थे, मैंने यहाँ नहीं दिया है। जैसे हंसिया का प्रयोग होता था, फरसे का प्रयोग होता था, तो उसके भी अभी उपयोग में आए हैं। अब मैं ये बताता हूँ, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि समापन की तरफ बढ़ा जाए। अथर्ववेद में सारे कृषि क्रियाओं को, यदि कृषि कर्म से संबंध करके ये 9 पंक्तियों में 9 मंत्रों के सहारे इसको बताया गया। विद्वान लोग सुख प्राप्ति के लिए हलों को जोतते थे और जुओं को पृथक पृथक बांटते थे। इसका उन्होंने कहा कैसे कार्य करते थे, इसका वर्णन किया। सिरा यंती कवयो युगा वी तन्वते प्रथम धीरा देवी शून्य। दूसरी श्लोक में उन्होंने कहा कैसे हल को तैयार करो, ये उपदेश दे रहे हैं, कैसे कैसे खेती करो, कैसे कैसे वर्णन करो, उसका वर्णन करें। हल को तैयार करो, जुए हुए बैलों को बांधो, तैयार की हुई भूमि में बीज बो, अन्न की उपज हमारे लिए भरपूर हो, कृषि तैयार होने पर उसे हंसुओं से काट कर परिपक्व अन्न भर लाओ। ये हमारे पूर्वजों ने इस बात को कहा। इसके लिए श्लोक आप सब लोग देखेंगे। विलक्त सीरा वी युगा तनोत कृते यौनो वपते बीजम विराज सृष्टि समरा असन्नो नेदीय इत श्रीरण्य पक्वमा यवन। तो ये हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद में तीनों में ये श्लोक मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो उसमें बताया कि उन्होंने कहा कि हल कैसा होना, हल तो बहुत कठोर होना चाहिए, लेकिन हल को चलाने में सुखद और लकड़ी की मूठ वाला होना, सुंदर चलता रहे, किसी तरह के चलाने वालों को परेशानी न हो, ऐसा हल यदि है तो अन्न समृद्धि के द्वारा गाय बैल अस आदि को पुष्ट करता है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट, इन चौथा उन्होंने बात हम लोग को उपदेश दिया। इंद्रम सीता नहीं गृहणात ताम पूषा अभिरक्षतु सा नह वयस्वती दुहाम उत्तरा मुत्राम समाप्त। इंद्र वृष्टि, और भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि इंद्र वृष्टि के द्वारा जुती हुई भूमि को पुष्ट करे। इंद्र जो है वर्षा के द्वारा हमारी जो जुती हुई भूमि है उसको पुष्ट करें, पर्याप्त जो है उसमें वर्षा हो, और इसके बाद सूर्य से उसकी रक्षा करने के लिए सूर्य जो है किरणों का बिखेर दे, ताकि हमारी जो फसल हुई है उसमें खूब क्लोरोफिल बने, खूब उसमें से वो पौधे अपना खाना बना सकें। यह ऐसा करने से हम अधिक से अधिक उपज को प्राप्त करते हैं। 5वीं लाइन में कहते हैं, हल की फाल भूमि को सरलता से खोदे, ऐसा सुंदर हल होना चाहिए। किसान बैलों के पीछे चले, हवि से प्रसन्न होकर वायु और सूर्य सुनासीर, जिसका नाम दिया वायु और सूर्य को मिलाकर दोनों को सुनासीर कहते हैं, उत्तम फलयुक्त धान उत्पन्न करे। ये हमारे उपदेश ही नहीं, ऐसा वो लोग करते थे। तो कहते हैं, एक श्लोक में 3 जगह से श्लोक लिया गया है। अथर्ववेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया है, यजुर्वेद से। तो सुनम सुफला वी तदंत ततु दंतु भूमिम सुनम कीनासा अनुयंतु वाहान सुनासीरा हविषा तोषमाना सुपिप्पल्ला औषधि कर्त मस्मयी। तो ये श्लोक से सारा एकदम स्पष्ट है जो बात हमने कही। 6वां बिंदु उन्होंने कहा, बैल भी सुखी रहे, मनुष्य भी सुखी रहे, हल सरलता से कृषि करे, रस्सियां ठीक ढंग से बांधी जाए और चाबुक का ठीक उपयोग किया जाए, बहुत ज्यादा पशु को प्रताड़ित न किया जाए। तो कहते हैं, सुनम बाहा सुनम नरह सुनम कृषतुलांगलम सुनम वस्त्रा बध्यताम सुनम सुनम मस्त्रा मुंडिदत। 7वां कहते हैं, हे वायु, हे सूर्य, जिसका कहा सुनासिर, जिसको नाम हमने दिया, हमारे यज्ञ को स्वीकार करो, आकाश में जो जल है उसकी वृष्टि से पृथ्वी को सींचो। इस तरह से हमारे पूरी कृषि के बारे में उन्होंने प्रार्थना करके कृषि कार्य को किया जाता था। 8वां कहते हैं, हे जुती हुई भूमि सीता। जुती हुई भूमि को कभी कभी सीता, देखिए 2 चीज का प्रयोग मैं आपको सबको बताना चाहता हूं जो हमारे वैदिक कृषि में उपयोग होता है। वह है, भूमि को भी सीता कहते हैं और हल के जो उसमें फाल लगता है उसको भी सीता कहते हैं। तो जुती हुई भूमि सीता, यहाँ पर जुती हुई भूमि को कहते हैं सीता। हम तेरा अभिनंदन करते हैं, तू हमारे लिए अनुकूल हो और हमें उत्तम धान्य दे। ये जो है अथर्ववेद और ऋग्वेद में और
में सीधे सीधे हम प्रार्थना कहते हैं सीते बंदा महे त्वारवाची सुभगे भव यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुव। तो ये सुंदर प्रार्थना करके हम हमेशा कोई भी कार्य कृषि कार्य करते हैं तो हम हमेशा उसको प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। और अंतिम श्लोक में जो आपके सामने रखता हूं अथर्ववेद और यजुर्वेद से लिया गया है कि जब जुती हुई भूमि घी और शहद से सींची जाती है और जलवायु आज देव अनुकूल होते हैं तब वह भूमि रसयुक्त उत्तम धान्य देती है। ऐसे इसलिए श्लोक उन्होंने कहा, इसके लिए हम लोग पूजा करते हैं। घृतेन सीता मधुना समक्ता स्वर देवीर रनुमता मरुदुभि सा नः सीते पयसा अभ्याव व वृस्वत ऊर्जस्वती घृतवत विनुवमाना। ये श्लोक बहुत सुंदर आया है। मैं बड़े जल्दी अब कौटिल्यस्तार को मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा यज्ञ के बारे में मैं कहता हूँ कि यज्ञ संस्कृति जो उस समय थी आज भी है। अब चूंकि मेडिवल पीरियड के और बौद्धिक पीरियड का भी हम तमाम इकट्ठा किए थे बोलने के लिए कैसे थी, लेकिन मैं अब आ जाता हूं कि उस समय कृषि जो था वह यज्ञ आधारित कृषि था। अभी सारी श्लोक हमने यज्ञ आधारित कृषि की है और मैं आज बता रहा हूं आज भी हमारे यहाँ जो कृषि चल रही है वह जो है अब अग्निहोत्र के माध्यम से, मैंने कहा त्र्यंबकम श्लोक के माध्यम से, होम के माध्यम से और वाहित होम के माध्यम से जो है ये सभी अब काम चल रहे हैं। इसका बहुत एक परीक्षण चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और मैं कहता हूं बस सारांश में थोड़े में कहना चाहूंगा कि वेदों में जो कृषि के लिए यज्ञ को बहुत महत्व दिया है और वह जो है पहले परमात्मा को हमने याद किया है यज्ञों वै विष्णु, क्योंकि हमने परमात्मा के रूप में यज्ञ को माना है और उसे संसार का केंद्र या नाभि कहा है। यज्ञ वै भुवनस्य नाभि, ये देखिए 33 ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। और इतना ही नहीं कहा गया है, आप देखिए यजुर्वेद भी कहता है सारा सृष्टि चक्र यज्ञ के द्वारा चल रहा है। यह यज्ञ प्रकृति में स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसमें बसंत ऋतु घी का कार्य कर रहा है, बड़ा सुंदर ये वर्णन है। इसमें बसंत ऋतु घी का कार्य कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु समिधा का और शरद ऋतु सामग्री हवि का कार्य कर रहा है। तो ये जो श्लोक है कि बसंतो अस्यास्ति राज्यम ग्रीष्म इद्धम शरदम हवि, ये यजुर्वेद का इतना सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर लगता है हमें, आप लोगों को भी लगता है जरूर पसंद आया होगा। दूसरा कहते हैं उसी में कहते हैं कि यज्ञ का कितना प्रभाव है हमारे इस फसलोत्पादन पर। यजुर्वेद के 18वें अध्याय में यज्ञेन कल्पताम कहते हुए कहते 1 से 27 मंत्र यज्ञ होने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन है। ये सभी के सभी यज्ञ कृषि से संबंधित है। यज्ञ से अन्न और फल फूल की वृद्धि के लिए सारी बात कही गई है। उतना ही नहीं कही गई, आगे भी यजुर्वेद में कहा गया बीज और अंकुरित होना और फल धारण करना, हल से धान्य की उत्पत्ति और अच्छी फसल से बाधक तत्वों को विनाश के बारे में भी हम जो है वो पहले श्लोक इसको दे चुका हूं, इसलिए मैं फिर नहीं पढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर यज्ञ में कहा उत्तम कृषि और वृष्टि का होना भी बहुत आवश्यक है। ये कृषि ये यज्ञ के माध्यम से हम वर्षा भी करा पाते हैं और अच्छी वर्षा से हम खेती उत्तम खेती प्राप्त करते हैं और उत्तम खेती के द्वारा अक्षय अन्न और धान आदि की प्राप्ति होती है। अक्षितम में अन्नम च में, यह कहते हैं। और अंतिम जो अरे थोड़ा और भी है, यज्ञ से जल अग्नि की प्राप्ति, उससे वृक्ष वनस्पतियों की वृद्धि, 2 प्रकार की उपज हमको मिलती है। एक तो कृषक के द्वारा सीधी सीधी कृषि के द्वारा उत्पन्न धान आदि को इन्हें कृष्ण पक्ष कहते थे, जो हमको सीधे सीधे कृषि के द्वारा मिलती थी उसे कृष्ण पक्ष कहते थे। और जो बिना कृषि के हमें अन्न मिलती थी, जो जंगली चावल इत्यादि कहते हैं जिनको, वो अकृष्ण पक्ष के नाम से एक इस श्लोक में इसका वर्णन है। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा इंद्र वर्षा और मरुद वायु का होना, कृषि के लिए जिस प्रकार वर्षा की आवश्यकता उसी प्रकार वायु की आवश्यकता। हमने पहले कहा कि चूंकि वहां हमने थोड़ा सा जिक्र किया था वायु और सूर्य के बारे में, यहाँ पूरा वर्णन इस यज्ञ में है। इंद्रम चे मरुतश्च में, इंद्रश्च में मरुतश्च में, तो हमारे लिए वर्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की हवा। दोनों का यदि हम छोड़ दें तो सफल फसल उत्पादन ही नहीं, किसी भी जीव का भी इस संसार में उद्भव या उसका रहना या उसका पालन पोषण संभव ही है। और 7वीं बात जो हमारे यहाँ कहा गया है यजुर्वेद में कि अग्निश्च में धर्मश्च
में कर्ष में सूर्यवश्य में पृथ्वी मचे। यज्ञ के द्वारा अग्नि की उष्मा, देखिए सबसे बड़ी बात है सूर्य की उष्मा, सूर्य की किरणों का प्रकाश और उत्तम भूमि का प्राप्त होना, जो आज वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसको हमारे वेदों में कब से कहा गया, कृषि के लिए उत्तम भूमि, पृथ्वी का आंतरिक अग्नि का उष्मा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इनका मंत्र में संकेत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं ये चक्र जो चलता है धूम, अब्र और मेघ। ऋग्वेद में बड़ा उल्लेख है कि यज्ञ से मेघ बादल बनते हैं और मेघ आकाश में रहते हैं और चर्चा वर्षा के रूप में हमें मिलते हैं। और इसी का वर्णन यदि दूसरे में देखें तो सारी वर्णन हमें इंद्रम ये सारे श्लोक के माध्यम से, और दूसरा यदि श्लोक जो हमने अभी दिया है यजुर्वेद का कथन है कि सूर्य की किरणें से ही वृष्टि का कारक है। अभी इसको हम लोगों ने बहुत बेहद रूप से इसको एक्सप्लेन भी किया है। और वो समुद्र से जल को धूप या भाप के रूप में ऊपर खींचती है और उसी से वृष्टि होती है। सूर्यस्य रश्मि वृष्टि बने। यज्ञ को वर्षा का कारण बताया गया है। यज्ञ से मेघ बनते हैं और मेघ से जो वर्षा होती है। इस सारा चीजों का वर्णन जो है मिलता है और मैंने इसका वर्णन पहले कर चुका हूं। लेकिन अन्न जो उत्पन्न होता है दो तरह से होता है, एक तो वर्षा आधारित होती है और एक जो है वर्षा नहीं, जो सिंचाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो एक वर्ष एक अवर्ष, इस तरह से विभाजन भी हुआ है। और इसके बाद मैं आता हूं, अंतिम स्लाइड ये आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी बात 2 मिनट में और करेंगे। ये नॉमेनक्लेचर हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है। आपको देखिए कुछ हमने यजुर्वेद में दिया है, 33 रामायण संहिता भी दिया है, और कुछ जो है लेते ये सारे जो नाम जो है, ब्रीह माने धान, यव माने जौ, मास माने उड़द, तिल, मुद्ग माने मूंग, खल माने चना, प्रियंग माने कमुनी, और अणु पतला या छोटा चावल, शामक सामा, निवार कोदो या तिन्नी धान, गोधूम गेहूं को, मसूर। अब मैं थोड़ी सी बात, मैं अब एक तरह से हमारा अंतिम स्लाइड था, लेकिन मैं आज के परिवेश को भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि आज भी हम लोग, आप जैसा मैंने कहा कि जो यज्ञ की संस्कृति है, उस यज्ञ की संस्कृति में इसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी और हमारे देश में तो बहुत जगह हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा अग्निहोत्र पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। और अग्निहोत्र आप जानते हैं इसके लिए एक विशेष विधान है, और उसमें सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय ही जो फसल रहता है खेत में, तो हमारे साथ इसका अग्निहोत्र किया जाता है। बहुत सुंदर इसके परिणाम आए हैं। इसी तरह से त्र्यंबकम यज्ञ का भी बहुत बड़ा विधान है। और अभी जो चल रहा है, अभी हम 2019 में जैसा बता रहे थे, एक दूसरा भी यज्ञ जो चल रहा है वह, उसका भी जिक्र मैं आप सबके सामने करता हूँ। जैसा हमने आपको बताया था कि व्याहृति होम का भी बहुत ही सुंदर वर्णन इस समय चल रहा है। ये सारे मंत्रों के द्वारा जो है, मंत्रों के द्वारा चल रहे हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये सब करने के बाद हम सब, यदि मनुष्य को बचना है तो हमें वैदिक कृषि भी करना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को यदि हम आज के खेती से मिला दें, निस्संदेह हमारा खेत की उर्वरता बची रहेगी, खेत बचा रहेगा, खेती बची रहेगी, मनुष्य का जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन आवश्यकता है कैसे इसमें एक समानता ला सके, इसका एक समुच्चय व्यवहार में कैसे उतारा जा सके। क्योंकि हमें वह दिन भी याद है, हमें नहीं ठीक है, वह दिन भी याद है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन कुल 36 करोड़ के आसपास थी 1950 में। और जो आंकड़ा आया था 1950-51 का, पूरे पैदावार का, अन्न उत्पादन का, वो पूरा करीब 50.82 मिलियन टन था। और आज 2019-20 का भी आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो दिया है, लगभग 295 मिलियन टन का। तो हमने खाद्यान्न को तो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन जरा इस कल्पना करें हमारे खेतों की क्या दशा हुई है, हमारे जल स्रोतों की क्या दशा हुई है। हम जल स्रोत को समाप्त कर दिए हैं, हम खेत को समाप्त कर दिए हैं, एकदम से उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होगी। यदि ऐसा ही रहा तो वो निश्चित रूप से ऊसर हो जाएगी। तो सभी लोगों से जो इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, सबसे निवेदन है कि हम कहीं न कहीं जो है संतुलन बना के रखें। और हमें अब आवश्यकता है वैदिक कृषि की तरफ ध्यान देने की, जैविक खेती की तरफ ध्यान देने की, और इसके साथ साथ हमें पारंपरिक खेती को भी ध्यान देने की बात है। और इस दो सबका समुच्चय
यदि रहेगा तो हमारा देश जिसको कहते हैं स्थिर उपज प्राप्त करने में सहायक होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज के इस वक्तव्य को और इस संबोधन को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय परिवार आपके इस गौरवशाली एवं वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान के लिए आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। वस्तुतः जिस विलक्षणता से आपने वैदिक कृषि के विविध पक्षों को रखा, वस्तुतः एक वैदिक विद्वान जो कृषि का अध्येता हो वही रख सकता है। आपने वैदिक पक्षों के आधार पर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की परंपरा से प्रारंभ करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं कोशादि ग्रंथों का उद्धरण देते हुए यज्ञ की संस्कृति, होम, प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ किस प्रकार हमारी प्राचीन परंपरा कृषि को महत्व देती थी। एक समय था, जैसा आपने बताया, कि हमारी कृषि के कारण हमारी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में 24% तक का अन्न खाद्यान्न भारत या भारत की जो सीमा उस समय की थी उसके द्वारा उपलब्ध होता था। वर्तमान में भी किस प्रकार मानव की, प्रकृति की एवं खेतों की, जल स्रोतों की इस भूमंडलीकरण के कारण क्या दुर्दशा हुई है, इस पर भी आपने एक विचार, एक चिंतन रखा। और पूरे आपके व्याख्यान से जो एक निष्कर्ष निकला कि हमें पुनः वैदिक संस्कृति के आधार पर ही, हम भले ही आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, परंतु वैदिक संस्कृति के साथ समन्वय करके ही हम अपनी प्रकृति की, अपनी धरा की एवं अपने मानव सभ्यता की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा भविष्य में निश्चित रूप से कृषि की जो परंपरा है, जो एक शाश्वत परंपरा है, उसमें निश्चित रूप से विकृति और उससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य आएगा। आपके इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए एवं हमारे जितने श्रोतागण हैं उन सभी की जिज्ञासाओं को लेकर के, उन सभी की जिज्ञासाएं, उन सभी की प्रतिक्रियाएं जो हमें प्राप्त होंगी, उन सभी की जिज्ञासाओं के साथ हम वैदिक कृषि की व्याख्यान श्रृंखला में द्वितीय कड़ी में उनकी जिज्ञासाओं के साथ आपको पुनः निवेदन करेंगे। आपके इस अभूतपूर्व व्याख्यान के लिए हमारे फेसबुक के समस्त श्रोताओं की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस व्याख्यान माला को हम यही पूर्णता प्रदान करते हैं। सादर अभिनंदन एवं सादर कृतज्ञता।